बिजनेस वो होता है कि जिसमें एक बंदा या एक टीम वर्क करती है और जो भी इनकम होती है वो घर लेके जाता है, उससे कार खरीदता है, अपने मौज शौक पूरे करते हैं, फार्म हाउस खरीदता है। जी, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाता है जो उसके जाने के बाद भी उसी तरह से ही चले जिस तरह से वो था तब। जैसे आईवीएफ कोई बोल रहा है कि मुझे आईवीएफ नहीं करवाना है और उनको अगर नेचुरल बच्चा चाहिए, तो उसके लिए एक आइडियल लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए? अभी हमारा इतना हाई कैलोरी डाइट हो गया है कि अब देखो ना तो 4 में से 3 यंग गर्ल्स ओबेसिटी में है। आईवीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों की गलत धारणाएँ हैं, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर नहीं कर रहे। रहे हैं। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिथ और भी है, लड़का और लड़की वाला। यस, कई लोग अभी भी गाँव के अंदर जो होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसे करोगे या ये टाइम पे करोगे तो लड़का होगा, ऐसा होगा तो लड़की होगी। क्या ऐसा कुछ है? पेशेंट था उसका एज 41 उनकी वाइफ़ का, 43 उनका हस्बैंड का। उन्होंने 23 लाख रुपीज़ खर्चा कर दिया था अब तक। 23 लैक्स। सारे गहने, गाँव में ज़मीन सब सेल कर दिया था। और मैंने पूछा कि कितनी बार आईवीएफ और एक भी बार आईवीएफ नहीं हुआ था। की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे आईवीएफ पहले के टाइम पर देखने जाए, आज से कुछ साल पहले, कि बच्चे जो होते थे नॉर्मल होते थे और एक-एक पैरेंट के लगभग 8-8 10-10 बच्चे राइट, होते थे। सिंपल सी बात है कि आईवीएफ की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ी। कैसे दोस्तों? फिर से हाजिर हूँ आज एक नए गेस्ट के साथ। हेल्थ इंडस्ट्री में क्या बिजनेस बनाया जा सकता है और क्या उस बिजनेस को एक ऐसे मुकाम तक लेकर जाया जा सकता है जहां पर लोग भी वैसा बिजनेस बनाने का सपना देखें? अगर हाँ, तो जी हाँ, मैं आज आपकी मुलाकात ऐसे ही पर्सन से करवाने वाला हूं जिन्होंने आईवीएफ इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रांड खड़ी की है। आज मैं आपकी मुलाकात कैंडोर आईवीएफ के फाउंडर जयदेव धामिलिया सर से मुलाकात करवाऊंगा, जो ये बताएंगे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर भी बिजनेस बनाकर लोगों की मदद की जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। सर सबसे पहले आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये आईवीएफ की जर्नी आपकी कहाँ से शुरुआत हुई? ठीक है, अभी आपको थोड़ा करेक्ट करूँ हेल्थ इंडस्ट्री में बिज़नेस। एक्चुअली बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस समझाता हूँ। और मैं जो कर रहा हूँ वो इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। बिजनेस वो होता है कि जिसमें एक बंदा या एक टीम वर्क करती है और जो भी इनकम होती है वो घर लेके जाता है, उससे कार खरीदता है, अपने मौज शौक पूरे करते हैं, फार्म हाउस खरीदता है। जी। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाता है जो उसके जाने के बाद भी उसी तरह से ही चले जिस तरह से वो था तब। सेकंड, वो जो भी अपना जो प्रॉफ़िट है, जो भी उनकी इनकम है, उसको उस ऑर्गेनाइज़ेशन को इतना बेटर बनाए कि उनके जो कस्टमर है, उनके जो पेशेंट है, दे गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू। राइट। उसको चलाने वाले जो एम्प्लॉयी है, उनको प्राउड फ़ील हो कि मैं इसके साथ, ये कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राइट। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लोग बोलते हैं कि भई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, देन दे फीलिंग प्राउड। राइट। तो वो प्राउड फ़ील करने के लिए जो उसका ओनर है, जिसने फाउंडिंग किया है, वो अपना जो भी प्रॉफ़िट या जो भी अपनी एनर्जी है, वो उसको ब्रांड बनाने के लिए, उसको ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए पूरा लगाता है। राइट। तो दिस इज़ नॉट एन अ बिज़नेस, आपको करेक्ट करूँ, दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क टेकिंग थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू बिज़नेस। राइट। और मैं बात करूँ मेरी आईवीएफ की जर्नी, तो एग्ज़ैक्टली मैं आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। एमबीबीएस करने के बाद मैंने गायनेक कंप्लीट किया 2008 में। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस चालू किया, लेकिन मेरे पास जो भी पेशेंट आते थे, उसमें जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती थी, उनके प्रति मेरा थोड़ा एम्पैथी बढ़ गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग जब दूसरे पेशेंट का डिलीवरी देखते हैं, तब एक आस लेके आते हैं कि हमें भी ऐसे बेबी चाहिए, हमें भी मदर फादर बनना है। एंड इन इंडिया वेयर द पेरेंट वुड अर्ज इज रियली ग्रेट। राइट। तो इन्फर्टिलिटी के पेशेंट धीरे-धीरे मेरे बढ़ते रहे और 2013-14 में मैंने आईवीएफ का ट्रेनिंग लिया और मेरे पेशेंट को मैंने आईवीएफ की ट्रीटमेंट चालू की। और जैसे ही आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट की, जो पेशेंट अपने होपलेस थे, उनको जब बेबी मिला और उनकी आँखों में जो खुशियाँ मिली,
और वो खुशियाँ ऐसी थी कि वो लाइफ टाइम थी, राइट। क्योंकि वो बेबी को जब लाइफ टाइम जो देखेगा, ते उनका मेरे लिए ग्रेटिट्यूड रहता है और मुझे भी हर बार वर्दी फील होता है कि भाई कुछ मैंने ऐसा किया है जो लोगों की लाइफ में, उनकी उनकी सोशल लाइफ में लाइफ टाइम हैप्पीनेस मिला, कुछ राइट, कुछ हेल्पफुल बना मैं। राइट, राइट, राइट। सो ऐसे आईवीएफ की जर्नी चालू हुई मेरी। ग्रेट सर। और एक्चुअली जैसे आपने बताया कि कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ टाइम तक लोगों को होता है। बट आप जिस इंडस्ट्री में हो, कहीं न कहीं पूरी ज़िंदगी एक पेरेंट जो है, एग्जैक्टली। वो आपको थैंक्स करेंगे। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। आईवीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों की गलत धारणाएँ हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं नहीं कर करते। रहे हैं। तो सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक एक सर्वे था और एक ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में या कहीं पे था कि इंडिया में 100 कपल को अगर आईवीएफ की ज़रूरत है, तो उसमें करीबन हार्डली 1 to 2% एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या आईवीएफ की ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देख लो कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन है, या उनके पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, या है जितनी भी वो मीथ ज़्यादा है। राइट। तो आईवीएफ के लिए बहुत सारी मीथ है और इसकी वजह से लोग इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं, और हमारे पास जब तक आते हैं तब तक काफ़ी उनका टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट हो गया होता है, और थोड़ा फर्टिलिटी और सक्सेस रेट भी उसके साथ कम हो जाता राइट, राइट। सर, एक सवाल दिमाग में आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे आईवीएफ पहले के टाइम पर देखने जाए, आज से कुछ साल पहले, कि बच्चे जो होते थे नॉर्मल होते थे और एक-एक पेरेंट के लगभग 8-8 10-10 है। बच्चे राइट। होते थे। बट उसके बाद सिचुएशन ऐसी आई कि आज के टाइम पर एक पेरेंट को एक बच्चा भी पैदा करने में आईवीएफ का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है कि आईवीएफ की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ी, जो हमारा फर्टिलिटी रेट था वो कम हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि लेट मैरिज। लेट मैरिज। हाँ। हुँ, हुँ। जो पहले के ज़माने में 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, 18-20 में बच्चा हो जाता है, 25-30 तक आते-आते 5-7 बच्चे हो जाते थे, हाँ, बिल्कुल राइट? सही। अभी मैरिज ही 25 के बाद करते हैं या 30 के बाद करते हैं। सेकंड मैरिज करने के बाद इमीडिएटली बेबी प्लान नहीं करते। हुँ, दे आर वेटिंग फॉर कि भाई अभी हम थोड़ा सेटल हो जाए, खुद का घर हो जाए, या हमारा करियर बन जाए, हमारा बिजनेस चालू हो जाए तब तक। तो उस दौरान क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो बोलते हैं कि उनका मेनोपॉज आना नज़दीक चालू हो जाता है, और इंडियन और एशियन वुमेन्स में ये फर्टिलिटी ड्रास्टिकली डाउन होती है, बिकॉज ओवरी का जो रिजर्व होता है, अंडाशय के अंदर जो बीज का जो जत्था होता है वो कम हो जाता है, और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो हुँ, फीमेल की साइड से ये फर्टिलिटी कम हो गई। सेकंड, अभी फीमेल में भी यही गड़बड़ है कि उनका लाइफ़स्टाइल, उसकी हैबिट्स, अर्बनाइज़ेशन, लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह और स्ट्रेस, उनकी वजह से अभी पहले जो पुरुषों में जो स्पर्म की प्रॉब्लम थी, हुँ। वो हार्डली 10% में थी, वो बढ़ के अभी 50% में हो गया। तो अच्छा। इस तरफ फीमेल का प्रॉब्लम हो गया, इस तरफ हस्बैंड का प्रॉब्लम हो गया, तो दोनों का ऑलमोस्ट डबल प्रॉब्लम्स हो गया है। साथ में फीमेल में भी पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ डाइट, अभी हमारा इतना हाई कैलोरी डाइट हो गया है कि अब देखो ना, तो 4 में से 3 यंग गर्ल्स ओबेसिटी में है। तो हुँ, वो ओबेसिटी की वजह से उनका मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन होता है, उनका ओव्यूलेशन नहीं होता है, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। हुँ। तो ये काफ़ी ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो आईवीएफ के केसेस बढ़ रहे हैं, आईवीएफ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। सर, ये आईवीएफ के लेके बहुत सारे जो मिथ है, तो कौन-कौन से ऐसे मिथ है अभी लोगों के दिमाग में जो एक्चुअल में मिथ है, लेकिन वो मानते हैं कि यार ऐसा शायद उनके साथ में नहीं है या फिर उनके लिए सही नहीं है? सबसे बड़ी मीथ ये होती है, इस तरह से मैं समझाऊँ, पेशेंट को जब हम बोलते हैं ना कि आईवीएफ करवा लो, तो उनको ऐसा लगता है, तुरंत ऐसे बोलते हैं, साहब हमने नेचुरली नहीं रहे, मतलब बच्चा हम नेचुरली नहीं कर सकते। हुँ, मैं बोलता हूँ कि आईवीएफ भी नेचुरली ही है। तो सबसे बड़ी मीथ ये है कि शायद आईवीएफ कर रहे हैं तो वो नेचर से कुछ अलग है। अच्छा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी मैं मेरा चश्मे से पूरी दुनिया देख रहा हूँ, तो मैं कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ कि भाई मेरी आँख में नंबर है, तो मुझे कुछ चीज़ें दूर की नहीं दिख रही है, तो मैं ये टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो मुझे दुनिया दिख रही है, वो क्या अननेचुरल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ये आईवीएफ की जो प्रोसेस है उसकी में सबसे बड़ी मीथ ये कि अननेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल, ये जस्ट वी आर कलेक्टिंग एग्स, कलेक्टिंग स्पर्म
वो लैब के अंदर जैसे बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, वो हम प्रोवाइड करके बेबी बनाते हैं। और वो भी हमारी लिमिटेशंस है कि हम सिर्फ़ 5 डेज़ जो फ़ैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एटमॉस्फियर है, जो एनवायरनमेंट है, वही बना के हम बेबी बना सकते हैं। हुँ, वो फिर वो बेबी को हमें यूट्रस में डालना ही पड़ेगा और वहाँ पे वो नेचुरली चीज़ें होगी तो ही बॉडी एक्सेप्ट करेगी और 9 महीने बेबी को बड़ा कर पाएगी। हुँ, तो हुँ, सबसे बड़ी मीथ है ये अननेचुरल है। सेकंड मीथ ये है कि उसमें किसी और का बच्चा होता है। हुँ, ख़ासकर जो सोशियो इकोनॉमिकली वो क्लास से आते हैं, उनको ऐसा है कि ये बच्चा इंजेक्शन वाला बच्चा है या किसी और बच्चा नहीं होता तो किसी और का बच्चा डाल देते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो भी मीथ ही है। तीसरा बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इससे जो बच्चा आता है वो कमज़ोर होता है। इससे बच्चे उसमें सिज़ेरियन ही होना करना पड़ता है, ट्विन्स ही आते हैं। तो ये सारी बहुत सारी मीथ ही है कि आईवीएफ कराने से लोग को डरते हैं कि भई ऐसा हो तो, लेकिन एक्चुअली ऐसी चीज़ें नहीं है। राइट। सर कभी आपके साथ या आपने कभी ऐसा केस देखा है कि किसी ने आईवीएफ करवाया हो और उसका बच्चा हुआ हो और वो बच्चे के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा हो कि ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं, ऐसा एक एक भी बार नहीं देखा मैंने। लेकिन क्या ऐसे होने की संभावना हो? उम, क्योंकि ये इतनी मिथ सी जो भी है नहीं है, मैंने ये चीज़ ना थियोरेटिकली आपको ऐसा लगेगा, हाँ, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पे बेबी का जो इनोसेंस होता है, हुँ, वो बेबी दुनिया में आता है, आपने छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी देखा होगा। जी, अभी वो किसी दुश्मन का भी होगा या किसी का भी होगा, आपको उसके प्रति प्रेम नेचुरली एम्पैथी आएगी, बिल्कुल सर, राइट? राइट, फिर राइट। वो बेबी को 1 दिन, 2 दिन बड़ा होता देखते हैं। तो उस दौरान वो माँ का और बाप का उसके प्रति लगाव बहुत इतना बढ़ जाता है कि शायद उसको अगर बाद में भी पता चले किसी वजह से कि भई ये बच्चा मेरा नहीं है, हुँ, हुँ, अक्सर तो वो चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन अगर है, तो फिर भी वो ऐसा बोलते हैं कि भई नहीं ये बच्चा जो भी है अब हमारा है। राइट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट डरते हैं कि भई हम एक डोनेशन से बेबी करें, फिर मुझे ऐसा लगा तो कि भई बाद में जाके मेरा बच्चा ही नहीं है। लेकिन वो बच्चे को अपनी माँ का मतलब दूध पीता है, 9 महीने पेट के अंदर किक करता है। वो जो फादर है उसको अपने हाथ में लेता है, उसके सामने जब बेबी स्टेयर करता है और धीरे-धीरे उसके सामने वो जो बच्चा बड़ा होता है, तो उसके प्रति नेचुरली एम्पैथी होती है। अगर एम्पैथी नहीं है, तो वो ऐसा चीज़ नहीं है, तो वो कपल साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। हुँ, हुँ, ठीक है? बाकी ह्यूमन बीइंग और सब एनिमल्स में भी हमारा एमएक डाला है, वो नेचुरली हर न्यूबॉर्न्स को एक्सेप्ट करता है, बेबीज़ को एक्सेप्ट करता ग्रेट। तो सर जैसे आईवीएफ कोई बोल रहा है कि मुझे आईवीएफ नहीं करवाना है और उनको अगर नेचुरल बच्चा चाहिए, तो उसके लिए एक आइडियल लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए? है। ओके। बच्चा आईवीएफ से हो या आईवीएफ के बिना हो, दोनों चीज़ नेचुरली है। जी। ठीक है। अगर आईवीएफ में आपको नहीं जाना है या फ्यूचर में अगर आपके साथ आईवीएफ की प्रोसेस में नहीं जाना पड़े, हुँ, ऐसा करने के लाइफ़स्टाइल में सबसे बड़ा रोल ये है कि अपने आप को हेल्दी बनाओ, हुँ, राइट? अब सिंपल सी बात है कि हेल्दी बनाने के लिए अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी लेट नाइट पार्टीज़ बंद करनी पड़ेगी। हुँ, सुबह उठ के डाइट अच्छे से करना है और प्रॉपर एक्सरसाइज़, योग, मेडिटेशन जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है और इतना संयमित डाइट फ़ॉलो करना है। कम से कम 1 साल वो अच्छे से फ़ॉलो करें तो बॉडी इतना फर्टाइल हो जाता है कि छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स अपने आप नलिफ़ाई हो जाती हैं। राइट, राइट, राइट। राइट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन लेनी है हुँ, कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन बेस्ट हैं, हुँ, राइट? और बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट करना है। ये लॉजिकली अपना दिमाग लगाना है हुँ, हुँ, कि भई ये मीथ है। हुँ, काफ़ी बार ये फिज़िकल रिलेशन इस तरह से करे तो बच्चा रुकने का चांस बढ़ जाता है, ये खाए तो ज़्यादा बढ़ जाता है, ये उस टाइम पे करे तो अच्छा रिले ऐसा बहुत सारी मीथ है। हुँ, क्योंकि एलोपैथी के अलावा बहुत सारी पैथीज़ हैं। हुँ, मैं सबका नाम नहीं बोलूँगा शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो बहुत सारी जो पैथीज़ है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। हुँ, तो वो अपने हिसाब से कुछ ऐसे ऐसे तुक्के समझाते हैं ताकि जो कपल है वो डेस्परेट है बेबीज़ के लिए तो हुँ, उसको वो जो भी सारे नॉन एलोपैथिक है उसको ट्राई करता रहेगा और कभी-कभी वो ना बहुत एनर्जी, टाइम और अगेंस्ट चला जाता है फर्टिलिटी के। तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन वाइज़ली, लॉजिकली, रेशनली, हुँ, देन डू समथिंग फॉर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। बट सिंपल वर्ड में बोलूँ तो नो एडिक्शन, प्रॉपर हेल्दी लाइफ़स्टाइल बिफोर यू प्लानिंग प्रेगनेंसी। ग्रेट, बढ़िया। सर एक मिथ और भी है, लड़का और लड़की वाला। यस। कई लोग अभी भी गाँव के अंदर जो होते हैं
तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसे करोगे या ये टाइम पे करोगे तो लड़का होगा, ऐसा होगा तो लड़की होगी, क्या ऐसा कुछ है? कुछ भी इतना से भी नहीं है, लॉजिकली समझा हुआ, आप सबको इतना तो पता चल गया है कि भाई स्पर्म एक्स और वाई स्पर्म से जो एग्स फर्टिलाइज होगा उससे जेंडर नक्की होगा। राइट। और जो सीमेन के अंदर क्वांटिटी जो स्पर्म की होती है उसमें इक्वली एक्स होते हैं इक्वली वाई होते हैं, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, ऐसी कोई ऋतु नहीं है, ऐसा कोई डेज नहीं है, ऐसा कोई पूनम अमास, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वाई स्पर्म बढ़ जाए, एक्स स्पर्म कम हो जाए, ऐसी कोई नहीं है। सब मीथ है, लोगों को भ्रमित करने के लिए सब अलग-अलग टॉनिक, नुस्खा, खाना-पीना ये वगैरह ढिमका सब समझाते हैं, ताकि उसका धंधा चले। लेकिन ये मीथ है, गवर्नमेंट को उसको रोकना चाहिए, और गवर्नमेंट पीसीपीएनडीटी के एक्ट के थ्रू काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ पैथी ऐसी है कि जिसको लोगों को लगाव है कि भई ये पैथी ना हमारी सदियों पुरानी है और उसमें जो लिखा गया है वो सब सही है। लेकिन कभी-कभी वो ट्रूथ ट्रूथ नहीं होता है, इवन पार्शियल ट्रूथ भी नहीं होता है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस और लॉजिकली और वाइज़ली थिंक करना है कि ऐसी कोई मेडिसिन्स नहीं होती है। काफ़ी ऐसे चीज़ें सुनी है मैंने, और मेरे तो 17 साल के करियर में देखा भी है कि पेशेंट आते हैं प्रेगनेंसी रुकने के बाद ही बोलते हैं कि मैं फलानी दवाई ले लूँगा तो उसकी वजह से मेरे को लड़का होने का चांस बढ़ जाए। मैं बोलता हूँ अभी तेरे बच्चेदानी के अंदर बच्चा आ गया है। अब ऐसी कौन-सी दवा आएगी जिसको अंदर ऑलरेडी जो बच्चा बन गया, वो कौन चेंज हो से जाएगा। स्पर्म से बन गया है, वो रेडी है, तो उस जेंडर बन गया है, उसको तू कैसे बदल पाएगा? तो वेल एजुकेटेड पीपल भी आते हैं। मेरे खुद को भी 2 लड़कियाँ हैं। हुँ। तो मेरे एजुकेटेड फ्रेंड सर्कल भी बोलते हैं कि भाई ऐसा कर के तू दवाई ले तो हो जाएगा, मेरा फलाना का मेरा ढिमका का हो गया है, उसने ये दवाई ली तो उसको लड़का ही आया। तो मैं बोलता हूँ भाई 50% चांस नेचुरली है। अब उसने दवाई लिया और 50% चांस में आ गया तो दैट डज़न्ट मीन कि कुछ दवाई से उसका बच्चा लड़का आया। तो ऐसा राइट। कुछ नहीं है। मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूरी जो इंडिया की पब्लिक है, इंडिया क्या नेपाल, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, वहाँ पे भी सब में पुरुष प्रधान देश है। हाँ। तो वहाँ पे सबको ये मैसेज पहुँचाओ कि लड़का-लड़की होने का चांसेस नेचुरली है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जो सीमेन के अंदर स्पर्म है, उसमें एक्स और वाई इक्वल होते हैं, और उसकी वजह से बाय बेबी बाबा नक्की होता है, और उसको कोई नहीं बदल सकता। ग्रेट। सर आपकी लाइफ का कोई सबसे क्रिटिकल पेरेंट ऐसा आया हो जो आपको लगा कि यार इसको हैंडल करना बड़ा टफ हो? ऐसा तो एक्चुअल में हर बार आता है, मतलब किस तरह से बताऊँ? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वाले पेशेंट आते हैं, हाँ। राइट? कि बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बाद आए होते हैं, और जब बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बाद आते हैं ना कपल, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके पास जो ना पैसा तो अनाप-शनाप फेंक के आए होते हैं, हुँ, तो पैसे की किल्लत से ज़्यादा उनका एनर्जी हुँ, और डॉक्टर के प्रति ट्रस्ट, ये एकदम से डाउन हो गया होता है। क्योंकि इतनी बार वो ट्रीटमेंट करवाई है, और जितनी बार ट्रीटमेंट करवाई है, उस टाइम पे वो जो भी ट्रीटमेंट करने वाला है, वो उन्होंने कुछ ना कुछ होप दी होती है हुँ, कि भई 2 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, ये फलाना करोगे तो हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो इतनी बार इतनी उनकी होप टूटी होती है ना, तो जो भी हमारे पास आते हैं ना, वो होपलेस होते हैं। तो राइट। मेरे पास जो इंक्वायरीज़ आती है ना, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 100 इंक्वायरीज़ आती है, हुँ, तो उसमें हार्डली हम 25-30 प इंक्वायरीज़ को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। बाकी लोगों को हमारी ट्रीटमेंट में उतना विश्वास नहीं आता है, क्योंकि इतनी बार उनका विश्वास टूटा है। हुँ, तो सबसे पहले उनको विश्वास दिलाना वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है राइट, कि राइट। भई आपका बॉडी का प्रोसेस सब नॉर्मल है। बच्चा नहीं रुकने का कोई कारण ऐसा है कि जो अभी फ़िलहाल साइंस का लिमिटेशंस के हमें पता नहीं चल रहा है। हुँ, लेकिन अगर हम आपका एग्स, आपका स्पर्म बाहर लेके फर्टिलाइज़ करें और देखें कि लैब के अंदर वो एम्ब्रियो बन जाता है, जो कि वो 99% में एम्ब्रियो बन ही जाते हैं। वो बेबीज़ को आपके यूट्रस के अंदर डालें, और हमारे पास कम से कम 3 से लेके 10 बेबीज़ बनेंगे। हुँ, तो वो बेबीज़ को यूट्रस के अंदर डालेंगे, तो बेबी रुक जाएगा। हुँ, लेकिन फिर वो इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रस्ट चला गया होता है। तो काफ़ी ऐसे पेशेंट, एक पेशेंट था उसका एज 41 उनकी वाइफ़ का, 43 उनका हस्बैंड का। उन्होंने 23 लाख रुपीज़ खर्चा कर दिया था अब तक। 23 लैक्स। सारे गहने, गाँव में ज़मीन सब सेल कर दिया था।
और मैंने पूछा कि कितनी बार आईवीएफ हुआ? एक भी बार आईवीएफ नहीं हुआ था। और आपको मैं बताऊँ कि आईवीएफ के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, एलोपैथी की ले लो, आईयूआई ले लो या फिर नॉन एलोपैथिक कोई भी ट्रीटमेंट ले लो। सक्सेस रेट ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 18 से 20% है और आईवीएफ का सक्सेस रेट अप टू 80% है, एक साइकिल का ही। अब मल्टीपल साइकिल अगर अटेम्प्ट करें हम तो 90 से 96% सक्सेस रेट है। तो आप देखो 96% सक्सेस रेट है क्यूमुलेटिव और यहाँ पे हमारा सिर्फ 18 से 20% सक्सेस रेट है। तो जो चीज़ में ज़्यादा सक्सेस रेट है उसको लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करते। राइट। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट का हमारे पास ट्रीटमेंट आए तब तक उनका टाइम और एनर्जी चला जाता है। अभी जो मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ वो पेशेंट का 41 ईयर एज पे पूरा बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम और 23 ईयर ये मैरिज लाइफ की ये टाइम पीरियड के अंदर इतना स्ट्रेस लिया है, इतना मीथ की वजह से अननेसेसरी रेस्ट किया है या जो चीज़ें ना हाई कैलोरी क्योंकि हमारे यहाँ यही सिस्टम है कि जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा खाओ या थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करो या फिर ये फलाना खाओ जो ज़्यादातर हाई कैलोरी डाइट होता है। तो जिसकी वजह से उनका मोटापा हो जाना, स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन हो जाना, डायबिटीज़ आ जाना, ये सारा कॉम्प्लिकेशन के साथ यूट्रस के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाता है। एक तो फाइब्रोइड या एडिनोमायोसिस या चॉकलेट सिस्ट। तो फर्टिलिटी इसमें भी। तो ये पेशेंट में हमने 6 महीने तक तो पहले उनका यूट्रस ठीक किया, उनका ओवरऑल बॉडी हेल्थ किया ठीक किया, शुगर कंट्रोल किया, डायबिटीज़ कंट्रोल ये अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल किया, फिर हमने उनके यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। तो 6 महीने तक उनको हमारे साथ जुड़े रखना वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो क्या कि इतनी बार वो धोखा खा के आए हैं, धोखा ही बोल सकते हैं क्योंकि उनका होप टूटा है। राइट, 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 राइट। तो वो हमारे पास हर बार आते तो यही कि भई आप जैसा हमारे पिछली बार हुआ ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हर बार उनको होप देना, ट्रीटमेंट के लिए समझाना, उनको उनसे पेशेंस लेना क्योंकि आपकी बॉडी जब तक रेडी नहीं होगी तब तक हम एम्ब्रियो नहीं डाल सकते। और उनका पॉज़िटिव आ गया है और अभी उसका 7वाँ महीना जा रहा है और उनका श्रीमंत उनके गाँव में था और कंपल्सरी मेरे को बोला कि आपको आना ही आना है, लेकिन वो मेरे पास टाइम का किल्लत है, नहीं जा पाया। लेकिन वो खुशी है और वो ये चैलेंज वाले केस को हम जब हैप्पीनेस देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। सर, जैसे आपने बताया कि और भी जगह पे उनको फ्रॉड कहीं न कहीं होता है। सर, क्या आईवीएफ में भी फ्रॉड होता है? फ्रॉड शब्द आपको थोड़ा नहीं बोल सकते मतलब फ्रॉड तो नहीं है। देखो मैं ना आपकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि मैं इंटेंशनली आपके साथ फ्रॉड करूँ। हाँ। मेरा इंटेंशन है कि हुँ। भई मैं आपसे झूठ बोल के पैसा ले लूँ, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। मेडिकल फील्ड में मैं रह रहा हूँ मैं क्या मतलब कि दुनिया में कोई भी ये चीज़ नहीं करेगा, हुँ, सिवाय के कोई मतलब रेयर रेयर केस है। हुँ, बाकी ज़्यादातर ना मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मेरा खुद का ही नॉलेज इतना कम है हुँ, हुँ, या फिर मैंने जहाँ से सीखा है उनसे मैं कुछ ऐसा सीखा हूँ जो चीज़ अभी आउटडेटेड है या उसके उससे अलावा बेटर ट्रीटमेंट है। हुँ, और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है लेकिन मैं उसको नहीं ये करता हूँ और ये ट्रीटमेंट करता हूँ, तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक गैप है जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है उसकी। तो नॉलेज का गैप कह हाँ, सकते हैं। आईवीएफ में अभी एयरटेल लॉ आ गया है। तो अभी एयरटेल लॉ ने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि डॉक्टर चाह के भी फ्रॉड नहीं कर सकता या फिर कुछ ऐसा प्रैक्टिकल थिंग्स भी नहीं कर सकते टू हेल्प द पेशेंट, क्या? राइट? कि भई एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी रूल्स आ गया है कि भई 55 की एज के बाद या फीमेल की एज 50 होगी तो उसके बाद प्रेगनेंसी का अलाउ नहीं है बाय आईवीएफ नेचुरल हो जाता तो ठीक है। ओके। तो अभी कोई 50 इयर्स की 51 एज की फीमेल आती है और वो फिज़िकली कंप्लीटली फिट है, फाइनेंशियली फिट है, सोशली फिट है, तो उनको भी क्यों बेबी नहीं देना? लेकिन हुँ, लो है तो लो है एआरटी लो। पर मैं आपका जो क्वेश्चन है कि फ्रॉड तो मैं उसको बोलता हूँ कि फ्रॉड नहीं है, लेकिन समथिंग गैप बिटवीन नॉलेज एंड पेशेंट का नॉलेज, पेशेंट को भी वाइज़ली सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन-सी ट्रीटमेंट कहाँ पे करवानी है। राइट। तो इट्स नॉट अ फ्रॉड। सर, एक चीज़ जैसे कि कई जगह पर अभी ये मार्केटिंग की कैंपेनिंग चलती है, प्राइस को लेके यस। कि हम आपका आईवीएफ इस प्राइस में करके देंगे। हाँ, तो सर, उसके बारे में जैसे कि एक आपको पता होगा कि एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है। राइट। कोई भी अगर बढ़िया डॉक्टर करता है तो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है। अब उस कॉस्टिंग के नीचे ले जाके आप क्लाइंट को या पेशेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो राइट। कि मैं आपका इस प्राइस में या इतने डिस्काउंट में करके दूंगा, तो उसके बारे में आप क्या वो कहेंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग अभी ना प्राइस वॉर है। हर हम्म, चीज़ में भी देख लो। हम्म, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जियो आया था तो क्या किया था? राइट।
सबसे आसान इंडिया जैसे कंट्रीज में जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकली चीज़ ऐसी है, वो सबसे आसान चीज़ है टू गेट द कस्टमर, तो अपना कॉस्ट डाउन करो, राइट। राइट? और आईवीएफ की ट्रीटमेंट ना पैकेज से अब ज़्यादा ऑपरेट हो रही है कि भाई हाँ, हाँ। आपका ट्रीटमेंट का इतना पैकेज आ गया, उसमें सारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कहीं न कहीं पैकेज की सिस्टम में क्वालिटी ट्रीटमेंट हैम्पर होती है। हुँ, लेकिन कब काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट का अगर हम अ, उसका जो बॉडी का सिस्टम है उस हिसाब से जाए, हुँ। कस्टमाइज़ करे ट्रीटमेंट तो हम बजट में कर सकते हैं। अच्छा। तो टू गेट द पेशेंट्स मार्केटिंग ऐसा होता है कि भाई फ्री कंसल्टेशन होगा, हुँ, हमारा गारंटेड पैकेज रहेगा या फिक्स पैकेज रहेगा। लेकिन जब पेशेंट सामने बैठता है, उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो पेशेंट को भी थोड़ा बहुत पता होता है और डॉक्टर को भी लिमिटेशंस आती है कि भाई इतने पैकेज में इतनी सारी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो काफ़ी बार अक्सर पेशेंट हम लोग तो ये चीज़ करते हैं कि ट्रांसपेरेंटली समझाते हैं हुँ, कि भाई हमारा पैकेज इतना है लेकिन आपका ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो आप ये ऐड ऑन करो ट्रीटमेंट तो आपका सक्सेस रेट है वो हम नियर नॉर्मल लेके आ सकते हैं। हुँ, काफ़ी बार ऐसे पेशेंट होते हैं कि भई नहीं हमारे पास इतना ही लिमिटेड बजट है और ये लिमिटेड बजट के अंदर आप ट्रीटमेंट करो। तो सिंपल सी बात है कि उनका सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, पर अगर उनको सक्सेस मिल गया तो उनके लिए तो और एक चीज़ है कि भई हमारा लो बजट में हमारा ट्रीटमेंट हो गया। राइट। तो और आईवीएफ का ट्रीटमेंट ही इतना कॉम्प्लिकेट है और जब ह्यूमन बॉडी की चीज़ें आती है तो उनमें भी ऐसा फिक्स प्रोटोकॉल या फिक्स चीज़ें नहीं होती कि भई ये दवाई मैंने इतना डोज़ में इनको दी तो इन वही सेम डोज़ इसके लिए काम होने लग जाएगी। राइट, राइट, राइट। तो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में ये चीज़ हमने की है कि हमने अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को भी हमने इसमें अप्लाई किया है कि अच्छा। भई कौन-सा पेशेंट का उम्र, वेट, वज़न, उसका क्या प्रीवियस ट्रीटमेंट हुआ तो उसका कौन-सा बेस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो अभी राइट। काफ़ी डेटाज़ हमने कलेक्ट किए हैं। तो सिंपल सी बात बताओ कि अब हमारा पहले कोई भी पेशेंट का जो इंजेक्शन का स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल होता है वो 2800 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स लगते थे। ओके। जो उसका करीबन कम से कम 45,000 की कॉस्ट लगती है। तो हमने देखा कि भई सब पेशेंट में इतना यूनिट नहीं देने की ज़रूरत है। तो भई हमारा एवरेज कॉस्टिंग नीचे लेके आया 2200 से 2300 यूनिट में ही हो जाता है। अच्छा। तो पेशेंट का कॉस्ट कम से कम 20 पस 25% कम हो गया। तो सिंपल हुँ, सी बात है वो पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि भई ओके। हाँ, आपका ट्रीटमेंट हमारा इतने में हो सकता है। राइट। मतलब अगर हम कहें कोई अगर ऐसे पैकेजिंग में सेल कर रहा है, हाँ, तो कहीं न कहीं सर्विस में कस्टमाइज़ करेगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली सेकंड थिंग सिंपल सी बात है कि वो पेशेंट के लिए वो जो मेडिकल की ट्रीटमेंट के अलावा जो ट्रीटमेंट होती है, वो चीज़ एग्ज़ाम्पल शायद के नहीं तो मिलेगी। उसमें थोड़ा मतलब जो लग्ज़री फ़ील होना या वो जो भी थोड़ा है कट होती होगी। कट होती होगी। पर ट्रीटमेंट में अक्सर मेरा ऐसा मानना है कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट में कटौती नहीं करेगा। हुँ, ठीक है, कुछ डिस्पोज़ेबल मीडिया, अपनी टेक्नोलॉजी उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, हुँ। लेकिन उसमें थोड़ा रिज़ल्ट भी डाउन होता ओके, ग्रेट, बढ़िया। सर आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बात करते है। हैं कि आपने ये कैंडोर नाम पहली चीज़ वो बताइए और अभी आपके कितने ब्रांचेस हैं सर? कैंडोर का वर्ड होता है जैसा है वैसा, यानी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। तो आईवीएफ के में यही सबसे बड़ी है चीज़ कि हमने आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट किया है तो आपका ही बच्चा दिया है। हुँ, हमने आपको इतना ट्रीटमेंट का चार्ज बोला है तो उतने में ही होगा हुँ, या आपकी इस तरह की ट्रीटमेंट होगी तो उसमें होगी। वो ट्रांसपेरेंसी हमारी कोर वैल्यू है तो वहाँ से हम करते हैं। अभी हमारा पूरे गुजरात में 14 प्लस आईवीएफ सेंटर्स है। ओके। ज़्यादातर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में है। अच्छा, टायर 2 टायर 3 में। हुँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर इनको आप ऑपरेट करते हैं तो एक बिज़नेस की तरह ही ऑपरेट करते हैं। राइट, राइट। स्टाफ आते होंगे, सिस्टम्स आता होगा, तो बिज़नेस को चलाने में क्या-क्या चैलेंजेस अभी आपको आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि जो क्वालिटी ट्रीटमेंट मैं जो देना चाहता हूँ, वही क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट गाँव के में जहाँ पे मेरा टायर 2 सिटीज़ में वहाँ पे वही के वही मिले। हुँ, तो वहाँ पे लोकल एरियाज़ में जो स्टाफ मिलना, वो सबसे बड़ी चीज़। स्टाफ मिल जाए तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग करना। हुँ, तो अभी उसके लिए हमने ये किया है कि हमने उसमें भी एआई एसओपी सब बनाया है। अच्छा। तो कोई भी बंदा अगर हमारी टीम में आता है तो 1 ही महीने में हमारी पूरी सिस्टम अच्छे से समझ लेता है और वो सिस्टम के हिसाब से काम करता है। फिर उसके बाद उसका फीडबैक होता है, रिव्यू होता है, फ़ॉलो-अप्स होता है और उसका प्रॉपर अलग ट्रेनिंग होता है। अच्छा। ट्रेनिंग के बाद फिर उसका रिव्यू होता है तो कौन ये प्रोसेस चलती है। 3 एचआर है हुँ, हुँ, जो कॉन्स्टेंटली हर एक के ऊपर मॉनिटर करता है। क्योंकि हमारा ये जो बिज़नेस है वो कंप्लीटली यहाँ से जुड़ा हुआ है। हुँ,
मतलब एम्पैथी बहुत ज़रूरी होती है। जो भी हमारे पेशेंट आए, वो मेन सेंटर पे जितना अच्छे से केयर होए, उतना ही सेम केयर वहाँ पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा चैलेंज था, लेकिन उसको हमने पॉज़िटिवली लिया है। सेकंड थिंग, थोड़ा प्राइस या पैकेज का, क्योंकि एक पेशेंट आता है कि भाई मेरा ट्रीटमेंट तो सिर्फ इतने पैसे में हो गया, तो मैंने जिसको भेजा था उनका क्यों ज़्यादा लग गया। तो हुँ, समझाना पड़ता है कि भाई दोनों का शरीर का ढांचा अलग है, तासीर अलग है और प्रॉब्लम्स अलग अलग है, तो उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हुँ, तो सबका सेम साइज सबके लिए फिट नहीं आती है, तो उनको समझाना पड़ता राइट। सर जैसे आपने बताया कि आपके लिए सबसे बड़ा स्टाफ चैलेंज है। तो जब स्टाफ को हायरिंग करते हैं क्योंकि आपने बताया इमोशनल है। वाला यस, बिज़नेस है। एग्जैक्टली। तो जब आप हायरिंग करते हैं स्टाफ को तो क्या देख के हायरिंग करते हैं? सबसे बड़ा, उसको क्यों जॉब करनी अच्छा, है, राइट? और जॉब में उन बहुत एक क्वेश्चनर का लिस्ट बनाया है हमने, अच्छा। कि वो भी यही नहीं दिया है कि भाई अगर आप, मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिटेल्स दिया है। अच्छा। मेरा मेरा खुद का टेस्ट दिया है कि भाई हुँ, मुझे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से चलाना है, हुँ, यहाँ लेके जाना है, ये मेरी कोर वैल्यूज़ है, हुँ, इसके आगे पीछे मुझे नहीं कुछ करना। तो वो क्वेश्चनर मिलता है, हुँ, वो क्वेश्चनर्स को उनको हायरिंग के टाइम पे देते हैं, और वो क्वेश्चन इतने लॉजिकल होते हैं और इतना डीप साइको एनालिसिस होता है कि अगर मेरा पेशेंट उनके ऊपर गुस्से से कुछ भी बोला, हुँ, तो भी वो अच्छे से हैंडल कर लेगा। अच्छा। जैसे स्टारबक में या ऐसी बड़ी जो है हाँ, चेन्स, हाँ, वहाँ पे आप देखना कि स्टाफ का जो बिहेवियर होता है बहुत पोलाइट बहुत होता है। काम तो एंड ये कंपोज़ चीज़। होता है। सेकंड थिंग, एक भी जगह पे गलती नहीं होनी चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। हुँ, चलेगा, देखेंगे, ऐसा हो नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत अच्छे से देखना है, एक भी चीज़ आगे पीछे हो गई, तो पूरा रिज़ल्ट इम्पैक्ट हो जाता है। तो हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हमारा क्लिनिशियन, हमारा नर्स, हमारा असिस्टेंट डॉक्टर, एंड्रोलॉजिस्ट, सब का इंटीग्रिटी लेवल चेक होता है अच्छा। कि भई वो कितना इंटीग्रिटी से काम करता है। तो इंटरव्यू के दौरान वो कितने चीज़ें ना अ, अप टू डेट होके आया है, या कितनी प्रिपरेशन करके आया है, कितना नॉलेज वाइज़ अपडेट हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चनर्स में पता चल जाता है कि वो चीज़ों को लाइटली कितना लेता है, हुँ, और कितना चीज़ को परफेक्शन से करता है, या जिस तरह से होना चाहिए उसी हिसाब से करता है। तो वो बहुत अच्छे से देखना पड़ता राइट। तो सर ऐसा भी होता होगा कि आपके वहाँ से कुछ स्टाफ छोड़ के भी जाते होंगे? है। हाँ। राइट। फिर नए बंदे को लाना, फिर नए लोगों को तैयार करना। वो सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं ना ऑर्गेनाइज़ेशन स्टार्ट किया ना, तब से मेरा कोर फिलॉसफी है कि अगर कोई बंदा हमारी टीम में आ गया, हुँ, तो वो बंदे में जो भी दिक्कत है या जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सिस्टम से वो इम्प्रूव हो जाएगा। या उनका जो भी वीकनेस है, या जो भी थ्रेड्स है, या जो भी है, वो सिस्टम उसको नलिफाई कर दे। वो चाहे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एविएशन है, उसमें आप देखना कोई भी बंदा है, लेकिन सिस्टम से काम करेगा, कुछ गड़बड़ नहीं। वो राइट। घर पे जैसे भी रहे, हुँ, लेकिन एक बार फ्लाइट में बैठ गया, या जो एक बार वो ग्राउंड स्टाफ में ऐड हो गया, तो वो उसको पता ही है 3 चीज़ें करनी ही करनी है। हुँ, ये 5 चीज़ें ऐसे होती है, तो ऐसे ही होती है। तो इस सिस्टम बेस्ड काम करते हैं, तो अगर कोई बंदा हायरिंग के टाइम पे अगर ऐसा पीछा हो, तो वो ट्रेंड हो जाए। सेकंड थिंग, वो हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़े ही नहीं, उस तरह का पूरा है देखते हैं हम लोग, कि भई अच्छा। उनका फ्यूचर, उनकी सेफ्टी, उनका लाइक्स, डिसलाइक, उनकी फैमिली में क्या गड़बड़ चली। अगर वो छोड़ेगा, तो हमारे पास लिस्ट होगी कि वो किस वजह से छोड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो वो उस उसके ऊपर हम काम करते हैं कि भई छोड़े ही नहीं। अगर छोड़ने की ज़रूरत पड़े, तो वो इतना लॉयल हो कि वो पहले से ही बोल दे कि भई मैं इस टाइम पे छोड़ने वाला हूँ, हुँ, तो आप नए बंदे को हायर करो, और जब तक वो ट्रेन नहीं होता है, तब तक मैं ये काम करूँगा, और उसके बाद आई कैन लीव। तो ये सब हमने वर्क कल्चर बनाया है। इसकी वजह से ही हम बोल सकते हैं कि 4 महीने में सक्सेसफुल 14 प्लस सेंटर पॉसिबल हुए। ग्रेट, क्योंकि बढ़िया। सिंपल सी बात है कि हमारा ट्रीटमेंट इस तरह का है कि अगर एक बंदा इतना जल्दी स्टाफ छोड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। राइट। तो सर ये 14 सेंटर्स जो आप चलाते हैं, तो इनको चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपके लिए? यूनिफॉर्मिटी, सब जगह पे एक जैसी ट्रीटमेंट मिले। हाँ, हाँ, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? उसके लिए क्या मैं सिस्टम बोला बनाया? सही कि भाई एवरी टाइम शाम को रिपोर्टिंग आती है, और रिपोर्टिंग से हमें पता चलता है कि भाई कौन से सेंटर पे क्या दिक्कत हो रही है,
कौन से स्टाफ की वजह से, उनका क्या मोटिवेशन है, क्या उसको क्या एम्पावर करें, उसको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सेकंड हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारा पेशेंट का ट्रीटमेंट का डेटा सब उसमें होता है। तो उससे भी पता चलता है कि ये पेशेंट की ये ट्रीटमेंट चल रही है तो ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। और एक चैलेंज और कोई नहीं दिख रहा है, मतलब अच्छे से सब स्मूथली चल रहा है। मतलब सबसे बड़ा ये यही चीज़ आती है कि हाँ, सब जगह पे इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल मिले। ट्रीटमेंट मिले। ग्रेट, बढ़िया, ग्रेट। सर आपका विज़न क्या है? मेरा सिंपल बताऊँ कि आईवीएफ इंडस्ट्री में इकोसिस्टम बनाना जो मीथ है, या ये आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट होता है मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है किस टाइप के पेशेंट के लिए, वो डेटा ड्रिवन सिस्टम बनाना। और उसके लिए पान इंडिया 100 सेंटर से भी ज़्यादा बनाना पड़े तो आई कैन। और ज़्यादातर हमारे आईवीएफ सेंटर उस एरियाज़ में होगा जहाँ पे पेरेंटहुड अर्ज ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है, वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। हुँ, क्योंकि अभी वहाँ पे ही उनको शहर में ही आना पड़ता है, तो उनका आने-जाने का टाइम, खर्चा और बढ़ जाता है। तो अभी ये ट्रीटमेंट को वहाँ पे लेके जाए, और जैसी ट्रीटमेंट अर्बन एरियाज़ में या सिटीज़ में होता है, मेट्रोज़ में होता है, सेम ट्रीटमेंट उनको उनकी सिटीज़ में मिले। ग्रेट, बढ़िया। सर मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे यस। आईवीएफ सेंटर्स हैं, उनके और आपके बीच में क्या डिफरेंसेस है? अगर किसी को सिलेक्शन करना पड़े, हाँ, तो वो कैंडोर में आए या कहीं और जाए, तो कैंडोर में उसको क्या एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी? सबसे बड़ा एम्पैथेटिक केयर, ट्रांसपेरेंसी और वर्ल्ड बेस्ट अफोर्डेबल टेक्निक। अभी अफोर्डेबल में इतने लगा है क्योंकि बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं होती है। इट्स अननेसेसरी इंक्रीज द कॉस्ट टू द पेशेंट। हुँ, तो हम लोग क्या करते हैं, टेलर मेड अप्रोच। यानी आप मेरे पास आए तो मैं देखूंगा कि आपकी नाप का साइज का क्या मैं दे सकता हूँ, हुँ, ताकि आपकी जेब पे प्रेशर ना पड़े, राइट। अननेसेसरी आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस ना हो। हुँ, हुँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज चैलेंज है कि जो पेशेंट होते हैं उसको वेल इन्फॉर्म्ड करना, उसको डराना नहीं, कोई भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना, वो आराम से अपनी ट्रीटमेंट करवाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो लगता है ना, वो पेशेंट का एफर्ट, एनर्जी और स्ट्रेस लेवल। पूरा घर स्ट्रेस में होता है कि उसका तो आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है। हुँ, उसका खाने में ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बैठने में ध्यान रखना पड़ेगा, उसको लेटने में ध्यान। तो वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट ना इतना सा होता है, बाकी 90% तो सारा फैमिलीज़ का खुद का स्ट्रेस और प्रेशर रहता है। तो वो अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड करना और उनको समझाना कि ये सारी चीज़ें फालतू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। आपका ज़्यादा बॉडी के हाइप अंदर क्रिएट मत करो। मत करो, आराम से करो। तो ये हमारे यहाँ से ये चीज़ होती है कि पेशेंट को रिलैक्स और हैप्पी रखने के साथ रिज़ल्ट देना। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सर एक सवाल बहुत जो दिमाग में आ रहा है कि ये कोई भी पर्सन अगर आईवीएफ करवाता है, क्या इसका लॉन्ग टाइम पर, शॉर्ट टाइम पर कभी कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा जो उसकी अभी तक जो आईवीएफ किया आविष्कार हुआ, तब से अभी तक लेके मिलियंस ऑफ बेबीज आ गए, मिलियंस ऑफ पेरेंट्स हैं, तो सबके ऊपर डिटेल इसमें स्टडी हुआ। हुँ, और वो स्टडी से पता चला कि जो बेबी होता है उसका फिजिकल या इमोशनल कोशेंट या आईक्यू, उस पे कोई फर्क नहीं आता है। और जो मदर जिसने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया है, जिन्होंने बहुत सारे इंजेक्शन लिए या मेडिसिन लिए, उससे भी कोई शरीर के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं आती है। जो प्रॉब्लम आती है वो कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन जितनी ही आती है। हाँ, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा लिया होता है, हुँ, और डाइट अननेसेसरी और फॉल्टी डाइट क्या होता है उसकी वजह से आती है। बाकी अक्सर 90% तो मेडिसिन जो आईवीएफ के लिए या फर्टिलिटी के लिए दिए जाती है, उसमें हेल्थ टॉनिक ही ज़्यादा होता है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट होता है, मल्टीविटामिन्स होता है, मतलब विटामिन डी3 वगैरह सब होता है, मल्टी मिनरल्स होता है। तो उसको ओवरऑल बॉडी को हेल्थी बनाने के लिए ट्रीटमेंट सारी की जाती है। राइट, तो ऐसी कोई मेडिसिन्स भी नहीं है कि जिसका लॉन्ग टर्म हार्म हो, बाद में जाके उनको कोई मेडिसिन्स लेने की वजह से प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं होता। राइट, राइट, ग्रेट, बढ़िया। सर फाइनली हम आगे लास्ट सेशन की तरफ जाएँगे। सर 2 सवाल, एक यस। जो आईवीएफ करवाना चाहता है या फिर जिसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके लिए एक सलाह, और एक बिज़नेसमैन जो ऐसे मल्टीपल सेंटर चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक सलाह। सबसे जो कपल्स आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये है कि आपका अब तक जो भी जर्नी रहा, उसमें जितना भी आपको सक्सेस, फेलियर जो भी मिला,
फेलियर ही मिला अक्सर, तभी मेरे पास आते हैं। तो जितना भी फेलियर मिला उसको भूल जाओ और आईवीएफ को आपको सक्सेस मिलने ही वाला है। सेकंड थिंग, मिस इन्फॉर्मेशन या रील स्क्रॉल करना या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना छोड़ दो। डॉक्टर को सिंपल क्वेश्चंस पूछो और उनका एक ही बार में आंसर दो। वही रिपीट क्वेश्चन को जो आंसर दे दिया उसको अच्छे से समझ लो और बार-बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपको जितना बेबी के लिए कीन हो उतना ही डॉक्टर अपने सक्सेस के लिए कीन होगा। तो ट्रस्ट योर डॉक्टर और सिलेक्ट आईवीएफ सेंटर वाइज़ली जो आपके घर के नज़दीक हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप दूर जाके आईवीएफ करवाओ। सेकंड थिंग, वहाँ का स्टाफ है वो कितना कोऑपरेटिव है, कितना एम्पैथेटिक है और डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट में कितना अपडेटेड है। हम्म, वो नई-नई टेक्नोलॉजी को कितना इतना जल्दी अपने अपने ट्रीटमेंट में ऐड ऑन करता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान देके वो कपल आईवीएफ सेंटर को सिलेक्ट करे, डॉक्टर को सिलेक्ट करे। और जो एंटरप्रेन्योर जो आपकी खास ऑडियंस है जिनको बिजनेस में कैसे इतने सारे सेंटर्स या इतने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करें, उसके लिए सबसे पहला कोई भी चीज़ आप क्यों कर रहे हो, कैसे करनी है, जितना क्लियर होगा इतना आपका आपके स्टाफ और आपके कस्टमर के साथ बेस्ट रहेगा। हम्म, तो आप पहले तो आप अपना खुद का पैशन समझो, कोर वैल्यू समझो और उसकी वजह से क्या रिजल्ट पाना चाहते हो, क्या गोल है और कितने टाइम लिमिट के अंदर। और सिंपल पेशेंस, इंटीग्रिटी और परसिस्टेंस, मतलब लगे रहो। इंटीग्रिटी यानी जो बोलो उस टाइम पे करो, जो बोलो वही करो और जो आपके कस्टमर या एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करते हैं वो करो और वो टाइम लिमिट के अंदर करो, ये चीज़। और दूसरा परसिस्टेंस, मतलब सतत, मतलब आज कंटिन्यू। इतना किया फिर 2 दिन बाद रुक जाओ फिर करता हूँ, नहीं। ठीक है। और बेस्ट किया है तो पेशेंस रखो, बेस्ट आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेट, बढ़िया। सर लास्ट में जाते जाते एक मैं हॉस्पिटल में गया था। हॉस्पिटल में एक जगह पर एक पोस्टर लगा था, डोंट कंपेयर माय मेडिकल डिग्री विथ योर गूगल नॉलेज। एग्जैक्टली। तो आज के टाइम पर सर बहुत सारे लोग गूगल का सहारा लेके कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका भुगतान उनको पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो सर ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि गूगल और एक डॉक्टर या एक जो भी एक्सपर्ट है, आप गूगल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ना लेके एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा करें? फ्रैंकली स्पीकिंग, गूगल और एआई आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, प्रोसेस करना और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी ऐसी साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन गूगल ने जो बोला है वो आपके केस में कितना परसेंट पॉसिबल है। Right, क्योंकि गूगल तो सारी चीज़ें देंगे और बिल्कुल। गूगल का यही है कि भाई अगर कुछ मेडिसिन से 1 लाख पेशेंट में कुछ चीज़ें हुई वो भी बता देगा। अब वो 1 लाख पेशेंट में हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी कम हुई। मैं पेशेंट को बोलता हूँ आप घर से इधर तक पहुंचे उसमें कितना प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट का, उससे भी कम प्रोबेबिलिटी है ये मेडिसिन से आप जो गूगल करके आए वो इन्फॉर्मेशन से होना। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वाइजली, क्योंकि देखो कितना भी एआई आ जाए लेकिन वो जो वाइज है वो तो इंसान ही रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है। जो डॉक्टर्स है उनसे आप, अगर आपने गूगल कर लिया है और मैं तो बोलता हूँ भले करो, लेकिन जो भी उनको उसमें से इंफॉर्मेशन मिले उसको नोट डाउन करो, डॉक्टर से बोलो कि ये इंफॉर्मेशन गूगल करके आया हो, तो डॉक्टर भी रेडी रहे कि भाई हाँ। इतनी इंफॉर्मेशन उसने फ्रेंड सर्कल से लिया, गूगल से ली है। तो क्या होता है कि हम उनको सही में तरह में बता सकते हैं क्योंकि ये चीज़ है वो गूगल की सही है, क्योंकि गूगल गलत नहीं बता रहे, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। हाँ, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। एग्जैक्टली, हर पेशेंट का बॉडी अलग अलग होता है, हर बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है, रिस्पॉन्सेस अलग होता है। तो वो चीज़ आपके केस में काम की नहीं है, आप इग्नोर करो। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। और बहुत अच्छा लगा आज के टाइम बहुत सारे लोगों को ये जो कन्फ्यूज़न है आईवीएफ को लेके, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद उनके लगभग सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए थैंक होंगे। यू। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना 100 सेंटर का प्लान किया हुआ है वो डेफिनेटली पूरा हो। थैंक यू और वेरी मच। उसमें कहीं हमारे या गुरुकुल के कभी रिक्वायरमेंट पड़े तो बिल्कुल हम तैयार हैं सर। श्योर श्योर। थैंक यू सो बहुत मच अच्छा सर। लगा आपसे थैंक बात यू सर, करके। थैंक यू, थैंक यू।